नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने Xiaomi के 5500 करोड़ से ज़्यादा के एसेट को सीज कर दिया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऐसा किया है फेमा एक्ट के अंडर। अपने इस लेक्चर में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा कि ये सब क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बट आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूं आप लोगों से एक क्वेश्चन। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कम्स अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। इस पूरे इशू को समझने से पहले आपको समझना होगा थोड़ा बेसिक। सबसे पहले यहां पर समझिए बिजनेस टू बिजनेस फॉरेन एक्सचेंज मॉडल को। यहां पर फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, तो इसका सिंपल मतलब होता है अपने देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करना। जब दो देशों के बीच ट्रेड होता है तो इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एक दूसरे को पेमेंट कैसे करते हैं, इसे समझिए। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को डायरेक्टली तो पेमेंट करनी नहीं होती एक दूसरे को, क्योंकि यहां पर करेंसी जो है वो दोनों देशों की अलग अलग है। तो यहां पर इंपोर्टर मान लेते हैं हम इंडिया का, वो अपने ही बैंक में एक्चुअली में रिक्वेस्ट भी डालेगा और पेमेंट भी करेगा। रिक्वेस्ट में वो ये बताएगा कि उसने किसी कंट्री के एक्सपोर्टर से ये सामान खरीदा है और ये लीजिए पेमेंट, उस कंट्री के एक्सपोर्टर को आप पे कर दीजिए। तो यहां पर रूपी में इंपोर्टर जो है वो अपने बैंक में पैसे दे देगा। फिर बैंक यहां पर क्या करेगा, बैंक यहां पर फॉरेक्स रिजर्व से पैसा निकालेगा आरबीआई की परमिशन लेके, और फिर एक्सपोर्टर को एक्सपोर्टर के बैंक को वो पेमेंट कर देगा। और यहां पर एक्सपोर्टर के बैंक के थ्रू एक्सपोर्टर को अपने किए हुए एक्सपोर्ट का पैसा मिल जाएगा उसकी लोकल करेंसी में, यानी चाइना के केस में ये युआन या रेनबी हम इसको कह सकते हैं। अब दोस्तों किसी भी कंट्री के लिए जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसका प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। और इसके प्रॉपर रेगुलेशन के लिए ही एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगर किसी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाए, उसको प्रॉपर मैनेज ना किया जाए, तो वो कंट्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की पेमेंट नहीं कर पाएगी और ना ही रिसीव कर पाएगी। इसके साथ कोई दूसरी कंट्री ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि फॉरेक्स रिजर्व में उस कंट्री के पास तो पैसा ही नहीं है। तो यहां पर इसके कारण क्या होगा, इसके कारण वो कंट्री बैंकक्रप्ट भी हो सकती है। इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व का प्रॉपर मैनेजमेंट होना काफी जरूरी है। अब यहां पर जो इतने सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी डिटेल को प्रॉपर मैनेज करके रखना काफ़ी ज़रूरी है, तभी फॉरेक्स रिजर्व में कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है इसको समझा जा सकेगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ को करने के लिए जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक होता है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में दोस्तों रुपी को इंटरनेशनल करेंसी में या इंटरनेशनल करेंसी को रुपी में इसलिए चेंज किया जाता है क्योंकि गुड्स की ट्रेड करनी होती है या सर्विसेज की ट्रेड करनी होती है या फिर रिमिटांसेज को भेजना होता है। वहीं दूसरी ओर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तब आएगा जब यहां पर पेमेंट होगी किसी लोन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, रॉयल्टी फी के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए। तो यहां पर ये दो अकाउंट होते हैं और जो कैपिटल अकाउंट है वो एसेट और लायबिलिटी को शो करता है, वहीं जो करंट अकाउंट है वो इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है, Xiaomi ने क्या गलती कर दी। तो जब भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ती है कंपनी को, और यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आखिर क्यों हो रहा है
उस डिटेल में बताना पड़ता है। इसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को प्रॉपर बताना पड़ता है। अब जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसे बताना पड़ता है कि ये करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है या फिर कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन। बट Xiaomi ने यहाँ पर यही गलती कर दी। उन्हें लगा होगा कि उन्हें तो कोई रोकने वाला है नहीं। इन्होंने 5500 करोड़ रुपए को रिमिटांसिस के तौर पर दिखा दिया और इतने पैसे भेज दिए फॉरेन करेंसी के रूप में अपनी पेरेंट कंपनी को और 2 यूएस एंटिटीज को। अब ये जो 2 यूएस एंटिटीज है इनको क्यों पैसा भेजा गया इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। एक्चुअली में जो ये यूएस की एंटिटीज हैं इससे Xiaomi इंडिया ने कोई भी सर्विस नहीं ली। फिर हमारे यहाँ से फॉरेन करेंसी में पेमेंट क्यों करवाया गया, इससे हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व को बर्बाद करने की कोशिश क्यों की गई जब इंडियंस ने कोई सर्विस ही नहीं ली या फिर इसका बेनिफिट किसी इंडियंस को मिला ही नहीं। यहाँ पर Xiaomi ने कहा है कि वो रॉयल्टी पेमेंट कर रहे थे, बट रॉयल्टी पेमेंट तो कैपिटल अकाउंट में आती है, लेकिन यहाँ पर ईडी कह रहा है कि इसे रिमिटांसिस बता करके करंट अकाउंट में दिखा करके इतने रुपए की करेंसी जो है वो एक्चुअली में देश से बाहर भेज दी गई। साथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह भी सवाल उठाया कि रॉयल्टी पेमेंट जो होती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर दी जाती है, एक फीस होती है, वो इतना हो ही नहीं सकता 5500 करोड़ रुपए का। और यहां पर किस तरीके से 5500 करोड़ रुपए की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर ली गई और उसकी फीस इतनी हो गई, इसको भी बताइए, ऐसा ईडी ने Xiaomi से पूछा है। तो दोस्तों ये है ओवरऑल मैटर Xiaomi का और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। अब ये मैटर दोस्तों कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ पर आगे क्या होना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी टैक्स इवेजन के मामले में Xiaomi पर कार्यवाही हो रही है। दोस्तों हमने इस टॉपिक को पूरे क्रिस्टल क्लियर करके अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर दी हुई है।